नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कुछ घटनाएं होती हैं जो एक या दो परिवारों को नुकसान पहुंचाती हैं, कुछ समय के लिए नुकसान पहुंचाती हैं, उसके बाद रिकवरी हो जाता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों तक को नहीं बख्शा है। उसके शिकार आज भी लोग हो रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भोपाल गैस त्रासदी की। क्यों, कब, कहां, कैसे और कौन कौन जिम्मेदार। आजादी के बाद भारत सरकार ने ऑफर किया विदेशी निवेशकों को, आप हमारे यहां आइए, काम करिए। क्यों? वजह थी भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने की। कैसे? विदेशी निवेशकों की वजह से जो भारत की इनकम थी वो बढ़ रही थी, यानी अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। उसी में से एक कारपोरेशन है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन अमेरिका, जिसने अपनी एक फैक्ट्री यूसीआईएल यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जेपी नगर में डाली। यहां तक तो ठीक है। अच्छा, ये एक पेस्टिसाइड्स कंपनी थी, केमिकल वेस्ट कीटनाशक कंपनी थी, जिसमें जहरीली गैसों का इस्तेमाल होता था प्रोसेस के लिए। सबसे बड़ी परेशानी यहां पे थी केमिकल, जिसका उस समय सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन ने विरोध भी किया था। वजह दो थी। एक तो भोपाल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अकॉर्डिंग इसकी स्थापना नहीं हुई थी, और दूसरा जेपी नगर एक रिहायशी इलाका था और ऐसी जगह में एक केमिकल फैक्ट्री का होना काफी खतरनाक साबित हो सकता था। 1969 में ये कंपनी चलती है, फैक्ट्री चल देती है। सीईओ होते हैं इसके वॉरेन एंडरसन। कुछ सालों बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जो सेफ्टी इक्विपमेंट यानी सुरक्षा उपकरण थे वो खराब होने लगे, जो इंस्ट्रूमेंट थे वो खराब होने लगे, पाइपलाइन, गैस टैंक, इन सब में थोड़ी थोड़ी लीकेज आना शुरू हो गई, जिसकी बाकायदे रिपोर्ट की गई, इंक्वायरी करवाई गई, लेकिन कोई खास जो मूवमेंट है वो हुआ नहीं, कोई सुधार भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से कई बार फैक्ट्री में जो इंजीनियर्स थे, जो मैकेनिक थे, जो मजदूर थे, टेक्नीशियन, ये समय समय पे बीमार होना शुरू हो गए। गैस के रिसाव की वजह से जो गैस लग जाती, गैस के संपर्क में आ जाते। ठीक है, ये सब चलता रहा। अचानक से फैक्ट्री सीईओ डिसीजन लेते हैं और सारे के सारे जो पुराने कर्मचारी रहते हैं उन सबको बदल दिया जाता है, ऑलमोस्ट बदल दिया जाता है, और उनकी जगह नए कर्मचारियों को जो कम वेतन और कम एक्सपीरियंस थे को रखा जाता है। परफॉर्मेंस गिर गई। क्यों? क्योंकि एक वो टीम आ रही है जिसको इनके बारे में ठीक से पता नहीं, जिनको आइडिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस लिए? पैसा कम। यानी यहां पे ये चीज साबित हुई कि लालच आ चुकी है। जो इक्विपमेंट सुधारने थे वो सुधरे नहीं, जो बदलने थे वो बदले नहीं। कई बार गैस लीक हुई बड़े लेवल पे, लेकिन किसी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। कई इसमें यूनियन लीडर भी थे, यूनियन भी थी जो उठ के सामने आए, जिन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि यूनियन को भी एलिगेट किया गया है, उनपे भी आरोप प्रत्यारोप हुआ है, आगे उसको बताते हैं। 2 दिसंबर रात 11 बजे सन 1984 अचानक गैस का रिसाव शुरू होता है। क्यों? क्योंकि MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड की जो कैपेसिटी थी, जो टैंक था वहां पे 610 नंबर का, उसमें जो MIC भरी गई थी वो उसकी कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा भरी गई थी, और उस समय उस टैंक में नियर अबाउट 40 to 43 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड उपलब्ध थी, मौजूद थी। बाकी गैसें भी थी। धीरे धीरे रिसाव शुरू होता है। अच्छा, रिसाव की मेन वजह क्या थी? MIC एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पानी के संपर्क में आते ही एक्टिविटी शुरू हो जाती है, उसमें केमिकल कंपोजिशन शुरू हो जाता है, रासायनिक क्रिया जिसे बोलते हैं। भाग के कुछ लोग जाते हैं जो वहां पे वर्कर होते हैं, इंजीनियर होते हैं,
लेकिन किसी भी हाल में कंट्रोल नहीं हो पाती। यहां तक तो ठीक है। अब ये धुआं तकरीबन 11 बजे धीरे धीरे छोटे छोटे, मतलब बुलबुले से कहिए या छोटे छोटे लछल्ले में फैलने लगा। अच्छा, एमआईसी में एक और चीज होती है, एमआईसी हैवी होती है, वजनदार होती है, इसलिए ज्यादा ऊंचाई तक ये नहीं जाती है। ये गैस फैलने लगती है। अलार्म नहीं बजा, आसपास की बस्ती खाली नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि अलार्म बजता तो लोग पैनिक हो जाते हैं। ऐसा बाकायदे रिटेन स्टेटमेंट है वहां के मैनेजमेंट का। दूसरा, वहां पे जो सेफ्टी टावर था जिसका काम था कि किसी भी तरह की अगर गैस रिलीज होती है तो उसके केमिकल कंपाउंड से मैच करा के उसको नष्ट कर दिया जाता, वो भी खराब। बाकी जो सेफ्टी सिस्टम थे जिससे गैस को कवर किया जाता या गैस को डाइल्यूट करके निष्क्रिय कर दिया जाता, डीएक्टिवेट कर दिया जाता, यानी उसमें और भी चीजें मिला के उसको नष्ट कर दिया जाता, उसके प्रभाव को कम कर दिया जाता, वो सारी चीजें व्यर्थ हो चुकी थी। उनका कोई काम नहीं था, उनमें कुछ भी दम नहीं था। धीरे धीरे ये फैलने लगी। पास में जो बस्तियां थी जो फैक्ट्री से लगी हुई थी, सबसे पहले वो प्रभावित हुए। 2 से 3 बार सांस लेते। जो इस गैस का कारनामा था वो कुछ इस तरह था कि 2 से 3 बार सांस लेते और ये अपना काम शुरू कर देती। महज 3 मिनट के अंदर सांसें बंद, यानी आदमी का काम तमाम। फैक्ट्री के आसपास की झोपड़ियां शिकार हुई, जेपी नगर के रहायशी शिकार हुए। धीरे धीरे ये धुआं भोपाल स्टेशन की तरफ फैलता जाता है। लोग खांसते, छींकते, जी मिचलाता, चक्कर आता, बीपी बढ़ता और गिर जाते। 1 के साथ हुआ, 2 के साथ हुआ, 10 के साथ हुआ, 20 के साथ हुआ। अब धीरे धीरे चारों ओर सिर्फ और सिर्फ लोग लेटे हुए। चारों तरफ सन्नाटा, हो हल्ला मचा हुआ। पता नहीं चल रहा किसी को क्या करना है। यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड से लेके आसपास का जितना भी इलाका था सब खांस रहे थे, सब बेहोश थे, सब परेशान थे। उठ के कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर ही परेशान। इतनी बड़ी तादाद में एडमिट करने की जगह नहीं। डॉक्टर्स एंटीबायोटिक देते। क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं पता था, लेकिन किसी तरह से मरीज को यह सेटिस्फाई करवाना था कि आप ठीक हो। तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग तो ऑन द स्पॉट, या कहिए कि घंटे 2 घंटे में निपट गए। ये वो आंकड़ा है जो भारत सरकार ने दिया। अब इस त्रासदी में और भी भयावह रूप हो सकता था अगर यह मौसम गर्मी का होता, क्योंकि ठंडी की वजह से भोपाल में एक तो अच्छी खासी ठंड पड़ती है दिसंबर में। ठंड की वजह से लोगों ने अपना मुंह ढक रखा था, कोई रजाई ओढ़ के सो रहे थे, कोई कंबल ओढ़ के सो रहे थे, तो उनको इतना ज्यादा प्रभावित नहीं किया इसने। लेकिन सुबह होते होते पूरा भोपाल सन्नाटा का रूप ले चुका था। अब शासन प्रशासन सब अलर्ट हैं, सब भाग रहे हैं, पता कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है जब इन्हें पता चलता है कि ये शब्द यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से शुरू हुआ है। आनन फानन में से सील करते हैं, बंद करते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। किसी की हिम्मत तो थी नहीं वहां जाने की, क्योंकि गैस अभी भी हवा में थी। अब चूंकि ज्यादा ऊंचाई तो नहीं थी, इसलिए शायद पूरा भोपाल इसका शिकार नहीं हुआ, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो चीखें, वो गूंज, वो रात इतनी भयानक थी कि शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे भूल पाएगा। वारेन एंडरसन को 3-4 दिन बाद, यानी तकरीबन 8 दिसंबर को गिरफ्तार किया जाता है। इंक्वायरी होती है, कोर्ट केस लगता है, लेकिन कोई खास चीज नहीं। एंडरसन को विशेष विमान से दिल्ली ले जाया जाता है और उसके बाद अमेरिका। अब इसका जिम्मेदार कौन? यूसीसी यानी यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन ने एक दलील में यह बताया कि इतनी आसानी से गैस को पानी से मिक्स किया नहीं जा सकता। दोनों टैंकों की दूरी है, दोनों के बीच बॉल्व हैं, सेफ्टी फिगर्स हैं। ये किसी न किसी तरह से किसी व्यक्ति द्वारा छेड़ा गया है। अब इसके बारे में भी दलीलें ही हैं। दूसरा,
जो विक्टिम हुए, भारत सरकार ने लगभग 2,500 दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने 5,000 दिया, और जब ये डेटा पूरा इंक्वायरी हुआ और निकल के आया, वो लगभग काफी चौंकाने वाले था, और 30,000 लोगों ने लगभग 30,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इतना ही नहीं, आज के डेट पे अगर इंक्वायरी करेंगे तो 5,58,000 लोग इसके शिकार हैं। और सबसे बड़ी दर्दनाक इसका जो पहलू है वो ये है कि आज के डेट में भी उस क्षेत्र में उस चीज से जो प्रभावित हैं, यानी 5,58,000 के आसपास जो आंकड़ा है, उनकी पीढ़ियां परेशान हैं। और एक शोध में तो यह भी बताया गया कि मानसिक, शारीरिक, ये सारे कष्ट जो हैं किसी न किसी रूप से इन विक्टिम को अभी भी सता रहा है, अभी भी इन पे मौजूद है। अब ये कुछ लोगों की आपसी रंजिश का नतीजा था, या फिर एक लालची मक्कार इंडस्ट्रियलिस्ट का गलतफहमी या लालच था, जिसने समय रहते सुरक्षा उपकरणों का ख्याल नहीं रखा, उन्हें बदलवाया नहीं। जो भी हो, लेकिन भोपाल आज भी उस त्रासदी को भूल नहीं पाया है। आज भी उसके लिए वो काली रात ऐसी है जैसे कोहराम की रात हो। आपके पास भी इसके रिलेटेड बहुत सारी जानकारी होंगी, लेकिन एक चीज तो है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इसमें इतना ज्यादा था कि वॉरेन एंडरसन भोपाल से दिल्ली और दिल्ली से अमेरिका बिना किसी रोक टोक के पहुंच जाता है। दूसरी जो सबसे भद्दी और गंदी बात थी इसमें, वो ये थी कि जो लोग इसके शिकार हुए थे उनको 700 करोड़ यानी पर व्यक्ति तकरीबन 12,400 रुपए का आंकड़ा आ रहा था। मेरी कोई गलती नहीं, ये मैं भोपाल के लिए बोल रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं। और मेरे जहन में एक जहरीली गैस भरी जाती है, वो भी किसी और की गलती, लेकिन खामियाजा मेरी आने वाली सारी पीढ़ियों को भरना पड़ेगा। और उसका मुझे जो कंपनसेट है वो 12,400 रुपए किया जाता है, जो शायद 1 महीने का किराया या राशन पानी होगा। आपने अगर पढ़ी होगी ये कहानी, उन लोगों को देखा होगा कैसे मिट्टी के अंदर दफन थे, कैसे दफनाया जा रहा था, आंखें कैसी थी, क्योंकि इसमें मेन जो था ना वो था आंखें जलना और सांसों में तकलीफ, यानी अंदर पहुंच के ऑक्सीजन को खत्म कर देना। तो आज के लिए भोपाल गैस त्रासदी में इतना ही। अगर आपके पास भी इससे रिलेटेड या और भी कुछ रुचिकर बातें हैं जो आप जानते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।